Okay, let's start and understand one more topic of this amazing book, that is amorphous solids. अब आप लोगों की जो भी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स है उसमें एक चैप्टर है विच इज़ कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट्स. एंड सॉलिड स्टेट चैप्टर में आप लोगों को स्पेसिफिकली दो ही चीज़ों के बारे में स्टडी करने के लिए कहा गया है. दैट इज़ वन इज़ क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट्स, जो कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज या फिर सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता हो, और उसके अलावा आपके पास एक और टॉपिक होता है विच इज़ कॉल्ड एज amorphous solids. अब आपकी बुक जो है उसके अंदर जो चैप्टर इंक्लूडेड है इट बेसिकली कंटेन्स ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द क्रिस्टलाइन वंस, बट amorphous solids are also equally important when making of other things are included. For example, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास ग्लास है जो कि amorphous है, बट जब हम लोग कहते हैं कि एनीथिंग इज amorphous in nature, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि we don't know what amorphous is first in the first place. प्लस अदर देन दैट हम लोगों को उसकी टेस्टिंग भी समझ में नहीं आती है. अब आप लोग लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं और अगर आपको कोई बोल दे कि टेल मी वेदर द गिवन सब्सटेंस इज amorphous और क्रिस्टलाइन, तो उसके लिए भी आप लोगों को टेस्ट पता होना चाहिए. पहली चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि amorphous का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एंड देन आई टेल यू वन टेस्ट जिससे पता चल सकता है कि वो क्रिस्टलाइन है या amorphous इन नेचर है. तो पहली चीज़ आप लोगों के पास है दैट द पार्टिकल्स और द एटम्स इन अ पर्टिकुलर amorphous सॉलिड वो कभी भी एक तरीके से अरेंज नहीं होता. दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर. जैसे क्रिस्टलाइन का एग्जांपल अगर ले लिया जाए, मैं आपको पहले क्रिस्टलाइन बना के दिखाती हूँ. मतलब ये रहा मेरे पास क्रिस्टलाइन के लिए. तो अगर क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट की बात की जाए तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है. एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एक एटम यहाँ अरेंज है, कॉर्नर्स पे अगर एटम्स अरेंज है ना, तो इनके बीच का अरेंजमेंट ऐसे रैंडम नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इनके बीच का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होगा. हाँ, एटम्स कैन बी मोर और लेस, या फिर मैं हमारा इक्वली बना देती हूँ, कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट करना है हम लोगों को. प्लस यहाँ पर हमारे पास एक एक सॉलिड हम प्लेस कर देते हैं. या फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं लग रहा होगा, मैं इससे भी बेटर ऑप्शन बनाती हूँ. लेट्स ड्रॉ अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. NaCl सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास. तो ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन. अब अल्टरनेट, दो क्लोरीन के बीच में एक सोडियम बैठ जाएगा और दो सोडियम के बीच में यहाँ पर बैठ जाएगा एक क्लोरीन. तो यहाँ पर फिक्स टाइप की अरेंजमेंट दिख रही है आप लोगों को. मतलब फिक्स्ड अरेंजमेंट इन द सेंस कि एजेस पे देखो प्रॉपरली आपके अरेंज्ड एटम्स है हमारे पास. यहाँ पर कोई ऊपर हेरा फेरी नहीं है, एकदम सिंपल अरेंजमेंट है. बट amorphous के केस में क्या होता है, अगर amorphous का ही केस अगर मैं बनाना चाहूँ तो ग्लास हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है. तो ग्लास, या फिर यहाँ पर amorphous लिख देती हूँ ताकि आप लोग और कंफ्यूज ना हो. तो amorphous के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा. amorphous के केस में अगर आप बनाना चाहें तो एटम्स इरेगुलरली कहीं भी अरेंज्ड है. दे हैव नो रेगुलरिटी इन देम. कोई भी रैंडम अरेंजमेंट है. दे डोंट हैव एनी इरेगुलरिटीज. अदर देन दैट दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो. स्पेसिफिक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी सॉलिड के रिगार्डिंग. अब अगर आप बात करेंगे इस NaCl मॉलिक्यूल की, तो NaCl विल हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट. स्पेसिफिकली मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं बिकॉज दे आर सॉलिड्स एंड दे विल मेल्ट फर्स्ट. सो इसका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होगा. द रीजन बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. अगर आप उसको हीट करोगे, एवरी मॉलिक्यूल इज गोइंग टू गेट हीटेड एंड एवरी मॉलिक्यूल विल टर्न और एवरी एटम विल गेट हीटेड अप. तो उससे एनर्जी रिलीज होगी एंड इट विल मेल्ट इन अ सिमिलर मैनर बिकॉज ये पर्टिकुलरली एक अरेंज्ड लैटिस है. बट अगर आप amorphous की बात करोगे तो amorphous के केस में कोई अरेंजमेंट ही नहीं है. अगर आप मॉलिक्यूल को हीट करना चाहोगे तो मॉलिक्यूल की हीटिंग के केस में क्या होगा, कॉर्नर के मॉलिक्यूल्स या फिर सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं वो पहले हीट हो जाएंगे एंड देन उसके बाद जो हीट ही नहीं हुए हैं उनके लिए थोड़ा और हीटिंग, मतलब थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा. अब इसका रेंज अगर देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक रेंज तो मुझे याद नहीं है. वैसे ग्लास के डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका विड्थ कितना है, उस पर डिपेंड करता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होगी. अदर देन दैट अगर अज्यूम कर ले कि इसका 300 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो 300 डिग्री सेल्सियस पे लास्ट वाले कॉर्नर वाले क्या पता मेल्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए मेल्ट होना. बट अंदर वाले अगर हीट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं या फिर इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हीटिंग पहुंचेगी नहीं. तो यहाँ के लिए सपोज वो 310 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, फिर और इनर मॉलिक्यूल्स के लिए वो 330 डिग्री सेल्सियस जा रहा है. तो ओवरऑल इनका एक एवरेज मेल्टिंग पॉइंट आप निकाल सकते हो, बट एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं है. तो ये हमारे पास होते हैं amorphous सॉलिड्स. देन
उसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक है। पहली चीज कि उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज जस्ट व्हाट आई एक्सप्लेन्ड, दैट इफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हीट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्विवेलेंट और सिमिलर इन नेचर, तो वहां पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहेगा या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो स्पेसिफिक नहीं रहेगा। अदर देन दैट दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड्स का आप वर्ड से ही प्रॉपर मीनिंग निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें मैथमेटिकल एप्लीकेशन की। जैसे ग्लास की बात की जाए ना, तो पहले वो सब लिक्विड्स होते हैं। अमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं ना, दे आर ऑलरेडी लाइक उनका नेचुरल स्टेट जो है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, बट हम क्या करते हैं उसको सुपर कूलिंग की तरफ लेकर जाते हैं। सुपर कूलिंग इन द सेंस कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्रेड आउट है और आप अगर उसको कूल कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहे हैं, इसी वजह से वो एक सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए आप उसको एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास ग्लास है। ग्लास मतलब कि मिरर की, नॉट द मिरर बट द ग्लास। आप अगर नोटिस करेंगे ना तो ग्लासेस जितने पुराने होते हैं ना उतना ही उनका जो नीचे वाला एरिया होता है। सपोज अगर ये हमारे पास एक ग्लास का विंडो है, ठीक है, प्योर ग्लास का विंडो है जो पुराने जमाने में कभी तो भी लगा होगा। अब अगर आप जितना ज्यादा वो एज होगा ना उतना आप नोटिस करोगे ना तो इसका नीचे वाला जो पार्ट होता है ना वो थिक होने लग जाता है। थिक क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग कुछ भी रीजन देते हैं, बट उसका केमिकल रीजन है, फिर केमिस्ट्री जो रीजन देता है, दैट इज बिकॉज glass is amorphous. Glass is amorphous in nature and they are super cooled liquids. Super cooled in the sense कि ये लिक्विड ही है एट द एंड ऑफ द डे। तुम क्या कर रहे हो, आप लोग उसको हीट अप्लाई कर रहे हो, भी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में हीट है, गर्मी का सीजन है, तो हीट जब ग्लास को अप्लाई हो रहा है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ कूल बह रहा है। आपने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया था, लेकिन कॉम्पैक्ट कूल करने की वजह से किया था। अब उसको हीटिंग मिल रही है तो वो फ्री स्पेस एक्वायर करेगा, जिसकी वजह से वो मेल्ट होकर नीचे जमा होना शुरू हो जाता है। So this is the reason why जो भी हमारे पास पुराने glasses होते हैं, their lower areas are always thicker in nature as compared to the upper areas. Other than that, you have examples of amorphous such as glass, plastic and gel. जो जेल आप लोग यूज करते हो वो amorphous ही होता है, क्योंकि आप ऑब्वियसली जानते हो कि amorphous का मतलब है कि अगर आप उसको हीट करने लगोगे तो थोड़ा बहुत मेल्टिंग स्टार्ट होगा, लेकिन बाकी चीजों की मेल्टिंग थोड़ी देर बाद में शुरू होगी, या फिर हीट रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी इन लोगों की। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक सिंपल सा हमारे पास एक रिएक्शन होता है। आई डोंट हैव अ स्पैचुला राइट नाउ विद मी, बट लेट अस अज्यूम कि ये जो मेरे पास एक पेन का पैकेट है, ये हमारे पास स्पैचुला है। एक ही लेते हैं, ये हमारे पास एक स्पैचुला है, ठीक है, लैब में मिलता है आप लोगों को। तो अगर आप स्पैचुला पे कोई भी अगर सब्सटेंस लेते हो और अगर आप उसको डायरेक्ट हीट के ऊपर अप्लाई करते हो, ये आपका स्पैचुला है जो कि स्टील का मिलता है जनरली, उसको एक आगे से छोटा सा स्पेस होता है छोटा सा, उसमें आप अपना सब्सटेंस डालो जो आप लोगों को लैब में मिला हुआ है, और आप उसको डायरेक्टली हीटिंग को लगाओ, बंसन बर्नर पर डायरेक्टली हीटिंग को लगाओ, और अगर वो पट की साउंड देता है, देयर इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड, स्पार्कलिंग साउंड देता है वो, जिससे पता चलता है अगर वो स्पार्कलिंग साउंड दे रहा है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर वो स्पार्कलिंग साउंड नहीं देता है तो उसको हम कह सकते हैं एमॉर्फस, ठीक है। अगर वो आपको स्पार्कलिंग साउंड नहीं देता तो फिर वो एमॉर्फस में आता है। एमॉर्फस में भी दो होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक एंड अनहाइग्रोस्कोपिक, या फिर ड्राई कह सकते हो आप अनहाइग्रोस्कोपिक को। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि वो वाटर कंटेंट करता है। अब आप लोग अगर लैब में देखेंगे तो आप लोगों को जो सैंपल्स मिलते हैं कुछ थोड़े से गीले गीले नजर आते हैं, सम सैंपल्स हैं स्लाइटली बिट थोड़े से गीले होते हैं वो नेचर में, तो उनको हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट मॉइस्चर इन देम। बट ये आपका सिंपल टेस्ट हो सकता है आप पता करने के लिए कि जो आपके पास गिवन सॉलिड है वो एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है। अगर उसने स्पार्कलिंग साउंड दिया तो वो क्रिस्टलाइन है, अगर उसने स्पार्कलिंग साउंड नहीं दिया तो वो क्या है, एमॉर्फस इन नेचर है।